जी हिंद दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का 6 अगस्त का संपूर्ण पेपर हो चुका है सभी शिफ्टों का साथियों। इसमें हम लेकर आए हैं आज रीजनिंग और गणित के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं सभी क्वेश्चंस हम इसमें देखने वाले हैं। जीके जीएस और साइंस करंट अफेयर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो भी क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। अगर आपका एग्जाम आगे की शिफ्टों में है 9, 10, 11, 12 को किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, यहाँ से आपको एग्जाम का लेवल पता चलने वाला है। स्टूडेंट, आपका एग्जाम कब है, स्टूडेंट किस डेट को है और आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ या नहीं है, कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहले देखिए रीजनिंग कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। जिस प्रकार BHK का संबंध EKN से है उसी प्रकार FLR का संबंध जो है किससे होगा। तो इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट किस तरीके से। यहाँ पर आपको प्लस वैल्यू पता होनी चाहिए। B जो है 2 नंबर पर आता है और यहाँ पर E जो 5 पर आता है तो +3 हुआ तो यहाँ पर इक्वल टू E आ गया, यहाँ पर E आ गया। उसी तरीके से यहाँ पर H में +3 करेंगे, H 8 पर आता है, +3 करोगे तो 11 पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर K आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे K जो है 11 पर आता है, किस पे आता है 11, +3 करेंगे इसमें तो इक्वल टू 14 पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर N आ जाएगा। N कितने पर आता है, 14 पर आता है। उसी तरीके से यहाँ पर F में +3 करोगे, F 6 पर आता है, +3 करोगे 9 पर क्या आ जाएगा, I आ जाएगा, 9 पर I आ जाएगा। उसी तरीके से L जो है 12 पर आता है और 12 में +3 करोगे तो यहाँ पर 15 आ जाएगा, 15 पर क्या आ जाएगा, O आ जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट यहाँ पर R में +3 करोगे, R 18 पर आता है, +3 करोगे 21 पर क्या आ जाएगा, U आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, IOU। कहाँ पर है, ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो रीजनिंग के क्वेश्चन इस तरीके से आ रहे हैं। और किस तरह के क्वेश्चन आए देखिए। यदि किसी कूट भाषा में ट्रेन को ये लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में वशिष्ठ को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर आप देखना स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे पहले प्लेस वैल्यू का खेल है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। T 20 पर आता है और यहाँ पर जो है W 23 पर आता है। प्लेस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में, तभी आप इनको सॉल्व करवाएंगे। तो T यहाँ पर 20 पर आता है, W 23 पर आता है, +3 हुआ है, R 18 पर आता है, U 21 पर आता है, +3 है, A 1 पर आता है, D यहाँ पर 4 पर आता है, +3 हुआ है, I 9 पर आता है, L 12 पर आता है, +3 हुआ है और N 14 पर आता है और Q 17 पर आता है तो 13 और प्लस N 14 पर आता है, 14 और +3 Q, तो यहाँ पर भी +3 हुआ है। उसी तरीके से हम यहाँ पर पैटर्न लेकर चलेंगे +3 का। तो B यहाँ पर 2 पर आता है, +3 कर दोगे तो 5 पर क्या आ जाएगा, E आ जाएगा, +3 करेंगे। U 21 पर आता है, +3 करेंगे, 24 पर क्या आ जाएगा, X आ जाएगा। उसी तरीके पर S जो है 19 पर आता है, 19 में 3 प्लस करेंगे तो 22 पर V आ जाएगा और S E 5 पर आता है, 5 में 3 प्लस करोगे तो यहाँ पर H आ जाएगा, H 8 पर आता है और इसी तरीके से S में 3 प्लस करोगे तो यहाँ पर फिर से 22 आ जाएगा तो V हो जाएगा। तो EXVHB, EXVHB कहाँ पर है, A ऑप्शन में है स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हमारा होगा ए राइट आंसर होगा। इसी तरीके से आगे के क्वेश्चन देखिए। उससे पहले जो साथी चैनल पर नए जुड़े हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। डेली एनालिसिस क्लासेस देखने के लिए और इंपॉर्टेंट क्लासेस देखने के लिए, सभी शिफ्टों के निचोड़ को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी इंपॉर्टेंट क्लास की जानकारी मिल सके। और बिल्कुल फ्री PDF आप इसका चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें सभी साथी, जहां पर हम इसको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक पेज का भी लिंक है, उसे भी ज्वाइन करें, वहां से भी आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो जाकर अभी ज्वाइन करें स्टूडेंट। और साथियों, जिन साथियों का एग्जाम है आगे की शिफ्टों में तो हमें क्वेश्चंस आप भेज सकते हैं, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, उस पर आप क्वेश्चन जरूर सेंड करें जिससे कि आगे के स्टूडेंटों की मदद हो। आगे देखिए साथियों, श्रृंखला का क्वेश्चन आया है। दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है। यहाँ पर देखिए 12 है, 12 में अगर 2 का गुणा करना है हमें तो यहाँ पर 24 आएगा, 24 में से -1 करेंगे तो 23 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए 23 में इक्वल टू 2 का करेंगे, 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 46 आएगा, 46 -1 करेंगे तो 45 हमें मिल जाएगा, जो कि यहाँ दिया गया है। इसी तरीके से 45 × 2 करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पर 90 आएगा, 90 में -1 करेंगे तो 89 हमें मिल जाएगा, जो दिया गया है। अब इसी तरीके से आगे का निकालना है तो
इंटू 2 करना है हमें, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 178 हो जाएगा। 178 में से -1 करेंगे तो 177, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 177 जो हमें मिलेगा ये बिल्कुल हमारा सही जवाब होगा। इस तरीके से आप आंसर निकालेंगे, बी यहाँ पर राइट होगा। आगे देखिए क्वेश्चन दिया गया है, रमेश पूर्व दिशा में 10 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, इसके बाद वह बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो सबसे पहले हमें दिशाएं पता होनी चाहिए। ये हमारी उत्तर होती है, यहाँ पर दक्षिण होता है, ये पूर्व होगा और ये हमारा पश्चिम होगा। इस तरीके से ये आप सभी को पता होगा, आंसर आपको निकालना है। इसने क्या कहा, रमेश पूर्व की दिशा में 10 मीटर चलता है। पूर्व की दिशा ये वाली है, यहाँ हमें 10 मीटर इसको चला देना है, 10 मीटर चल गया है। उसके बाद क्या कहता है, फिर बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ेगा स्टूडेंट, यानी कि लेफ्ट मुड़ेगा, तो बाएं मुड़ा दिया, यहाँ पर उत्तर की ओर चला गया। कितना चला गया, यहाँ पर 15 गया है, 15। उसके बाद कहता है, इसके बाद वह फिर बाएं मुड़ता है। उसके बाद स्टूडेंट फिर से बाएं मुड़ाएंगे तो ये उत्तर की तरफ आएगा, और यहाँ पर कितना चलता है, 10 मीटर चलता है। तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी यहाँ पर बराबर हो गई। अब ये हमसे क्या पूछ रहा है, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक बिंदु कहाँ था, ये वाला था प्रारंभिक बिंदु, आपको याद रखना है, ये वाला हमारा प्रारंभिक बिंदु था। तो यहाँ से ये कितनी दूरी है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है हमें निकालनी है। तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी सेम होगी। यहाँ पर 15 चला था स्टूडेंट, तो ये भी 15 होगी, तो 15 होगी। लेकिन दिशा पूछिए तो दिशा किधर है, ये यहाँ पर है, तो यहाँ पर कौन सी दिशा है, उत्तर दी गई है। तो 15 मीटर उत्तर जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हमारा, बिल्कुल आसानी से आंसर आ जाएगा। क्वेश्चंस करने लायक आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल के नहीं आ रहे हैं। अगर आपने सही से पढ़ाई की है तो 85 से 90 क्वेश्चंस आप आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। आगे हम मैथ के क्वेश्चंस भी देखेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर हम जीके, जीएस और रीजनिंग साइंस और करंट अफेयर भी देखेंगे। तो क्लास में एंड तक जुड़े रहें, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है आज का। अगर आपका आगे एग्जाम है तो बिल्कुल मिस मत कर देना, मिस करोगे तो आप एग्जाम में पछताएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। यहाँ पूछा गया था स्टूडेंट कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा, वह मेरे पिता की इकलौती बेटी की मां है। वह महिला अमित से किस प्रकार संबंधित है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा, वह मेरे पिता की इकलौती बेटी, मेरे पिता की इकलौती बेटी यानी कि मेरी बहन होगी। कौन होगी, मेरी तो बहन हो जाएगी, वो मेरी बहन होगी, बेटी की माँ है। बेटी की माँ है यानी कि मेरी इकलौती बहन की माँ है, तो मेरी भी माँ होगी। कौन होगी, मेरी माँ हो गई, मेरी माँ। वह महिला अमित से किस प्रकार से संबंधित है, तो माँ है, जब बहन की माँ है तो भाई की भी माँ होगी, मेरी भी माँ होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा, याद रखेंगे माँ होगा, बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से, कथन निष्कर्ष यानी कि वेन डायग्राम के क्वेश्चन आए थे। यहाँ पर दिया गया है सभी कलम जो है नीले हैं। जो सभी कलम हैं, सभी कलम जो आएंगे वो नीले के अंदर आ जाएंगे। किसके अंदर आएंगे, नीले के अंदर आ जाएंगे। सभी कलम जो है नीले हैं। अब यहाँ पर दूसरा क्या दे रहा है निष्कर्ष, देखिए कुछ नीले जो हैं काले हैं, कुछ नीले काले हैं। निष्कर्ष पूछ रहा है ये हमसे, कुछ नीले काले हैं। तो यहाँ पर कुछ नीले काले हैं क्या, अंदर से बाहर की ओर नहीं बन रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इसने कहा है कुछ नीले जो हैं काले हैं, निष्कर्ष अभी यहाँ से शुरू है। तो कुछ नीले जो काले हैं, इस तरीके से हम यहाँ पर बना देंगे, कुछ नीले जो हैं काले हो गए। और यहाँ से भी ये कट सकता है, यहाँ भी काला आ सकता है, पूरा भी कटेगा। यहाँ पर दो डायग्राम इस तरीके से यहाँ पर बन सकते हैं, दो गोले। अब निष्कर्ष देखिए क्या कह रहा है, कुछ कलम काले हैं, कुछ कलम काले हैं। कुछ कलम देखिए यहाँ से तो काले हैं लेकिन यहाँ से काले नहीं हैं। जब भी जो आंसर आएगा वो 100% होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है। आगे चलिए, तो ये वाला तो हमारा गलत हो गया। कुछ काले नीले हैं, कुछ काले नीले हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ काले नीले यहाँ भी हैं और कुछ काले नीले यहाँ भी हैं, क्योंकि ये सभी के अंदर आ रहा है तो ये नीले को भी काट रहा है, अब देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा ये वाला होगा, दूसरा। दूसरा कहाँ पर दिया गया है, बी में दिया गया है, केवल दो अनुसरण करता है। तो बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, निकाल लेना। क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिया। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो ये आप डायग्राम दोबारा से अपने पेज पर बना सकते हैं कॉपी पेन लेकर, और वहाँ से आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे।
आगे देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, यदि प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुणा है, तो इस तरीके से समीकरण को हल करना है। तो चलिए हम इसे हल कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ से हमसे पूछा है 36, उसके बाद हमसे कहा है प्लस का अर्थ भाग है, तो भाग हम लगा देंगे यहाँ पर, या फिर हम बटे में भी लिख सकते हैं। बटे में हमें लिखना है 6, लिख दिया है, भाग में हमने कर दिया है। उसके बाद कहता है यहाँ पर माइनस दिया गया है, माइनस का अर्थ हमें बताया है गुणा है, तो गुणा में 3 हमें लाना है। उसके बाद गुणा दिया है, फिर कहा है गुणा का जो अर्थ है वो प्लस है, तो प्लस हमें यहाँ पर 8 ले आना है। उसके बाद कह रहा है भाग, तो भाग का अर्थ माइनस बताया है, तो -4 यहाँ करेंगे। अब सॉल्व करेंगे, यहाँ काटिए, 6 बार जाएगा। उसके बाद 6 का गुणा कर दीजिए, बोर्ड मार्क्स को आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, तभी आंसर आएगा। तो 6 गुणा 3 यहाँ पर 18 आ जाएगा। 18 में +8 कर देने, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 26। 26 में से 4 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 22, यानी कि 22 हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। कहाँ दिया गया है, ए ऑप्शन में दिया गया है, तो ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस तरीके से यहाँ पर हम आंसर निकाल लेंगे। आगे चलिए स्टूडेंट, आगे चलने से पहले एक रिक्वेस्ट है, जिन साथियों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और शेयर करें, और कमेंट करके आंसर बताएं आपका आंसर क्या आ रहा है। क्लास के एंड में अपना स्कोर भी बताना, और सभी साथी कमेंट करके बताएंगे आपका एग्जाम सिटी कौन सा है, कौन से शहर में आपका एग्जाम है। आगे देखिए 40 छात्रों की पंक्ति में मोहन का स्थान बाएं से 15वां है, दाएं से उसका स्थान क्या होगा। इस तरीके से आ रहा है क्वेश्चन। अभी हम स्टूडेंट आगे मैथ के क्वेश्चन भी देखेंगे। तो मोहन का स्थान यहाँ पर पूछा है, दाएं से उसका स्थान पूछा है। तो दाएं से अगर स्थान हमें निकालना है, तो दाएं से स्थान निकालने के लिए एक सूत्र होता है, क्या होता है ये हमें याद रखना है। कुल छात्र कितने हैं, कुल छात्र हमें रखना है, और माइनस हमें बायां स्थान जो है हमें माइनस करना है, बायां स्थान माइनस करना है, और यहाँ पर +1 कर देना है। तो कुल छात्र कितने हैं, 40 हैं। 40 में से बायां स्थान कौन सा है, हमें दिया गया है 15 है, और यहाँ पर हमें +1 करना है। तो यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो स्टूडेंट ये आ जाएगा कितना, 25 आ जाएगा। 25 में अगर हम +1 करेंगे तो 26 हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। कहाँ पर दिया गया है, 26वां स्थान, बी यहाँ पर सही जवाब होगा स्टूडेंट। 8 का बी याद करेंगे, इस तरीके से निकाल सकते हैं आप। अगला देखिए 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें 3 किसी न किसी तरह से समान है और एक असमान है, असंगत शब्द का चयन करिए। इस तरीके के क्वेश्चन भी रीजनिंग में आ रहे हैं, इसलिए मैंने रीजनिंग के साथियों यहाँ पर 8 से 10 क्वेश्चंस लिए हैं, जो मिल पाए हैं, और कुछ मिलते जुलते क्वेश्चन भी रखे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए पीतल है, तांबा है, एल्यूमिनियम है और लोहा है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट जो है तांबा जो है ये भी एक शुद्ध धातु है, एल्यूमिनियम और लोहा, ये तीनों की तुलना कैसी हैं, ये हैं शुद्ध धातु हैं, शुद्ध धातु हैं। और यहाँ पर जो पीतल है ये एक मिश्रण है, किसका मिश्रण है, तांबा और जस्ता का मिश्रण है ये यहाँ पर, तो ये बिल्कुल यहाँ पर अलग होगा, यही हमारा असंगत है। तो पीतल हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए प्लेस वैल्यू का ही खेल है। इस तरीके से क्वेश्चन ही पूछा गया है। यदि a बराबर 1 है तो CAT बराबर 24 है, तो डॉग का मान क्या होगा। कैट का मान 24 है, ए का मान 1 है। तो यहाँ पर देखिए प्लेस वैल्यू दी गई है, ए की प्लेस वैल्यू जो होती है ये 1 होती है, ए 1 पर आता है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए C 3 पर आता है, प्लस ए 1 पर आता है, और टी हमें पता है 20 पर आता है, यानी 20 पर आता है। इन सभी को जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 3 और 1 4, और 20 और 4 कितना हो गया, 24। यही 24 यहाँ दिया गया है। इसी तरीके से हमें डॉग का निकालना है, तो डी यहाँ पर 4 पर आता है, ओ 15 पर आता है, प्लेस वैल्यू है ये, कंफ्यूज मत हो जाना। उसी तरीके से जी 7 पर आता है, 7 हो गया। तो यहाँ जोड़िए, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 4 19, 19 और 7 कितना हो गया, 26, यानी कि 26। तो डॉग का जो कोड आ जाएगा 26 आ जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया है, रिवाइज कर लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए, समझ आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर प्लेस वैल्यू को जोड़ा गया है और कुछ भी नहीं है, तो ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे चलिए क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ से आपके मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं, किस तरीके से मैथ के क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, किसी वस्तु को 720 में बेचने पर 10% की हानि होती है, 20% का लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। 20% का लाभ कमाने के लिए निकाल सकते हैं, तो जल्दी से निकालिए। 2 सेकंड आपको देते हैं, आंसर निकाल कर बताइए जल्दी से। 5 सेकंड दिए, चलो जल्दी से आंसर निकालिए और बताइए फटाफट से। 5 सेकंड के आंसर आपको बताना है जल्दी से निकाल कर। तो चलिए सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले हमें यहाँ पर आंसर कमेंट करिए आपने अगर निकाला है। सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए सीपी, लाभ निकालने के लिए। तो सीपी निकालना है स्टूडेंट, तो हमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेचने पर जो है 720 का लाभ होता है, बटे 100 माइनस हानि कितनी होती है, सॉरी 10% की हानि होती है, और इनटू में हमें यहाँ पर कर देना है, इनटू में हमें यहाँ पर जो है 100 लेकर चलना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीचे आ जाएगा 90, कितना आ जाएगा 90, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 720 बटे 90 इंटू 100। तो यहाँ से हम काटेंगे, देखिए यहाँ पर 0 कट गया है, उसके बाद 9 से काट देंगे, 8 बार जाएगा, 80 हो गया। 80 का गुणा जो है यहाँ पर हम 10 में कर देंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 800, यानी कि 800। ये हमारा जो है आ गया सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस, ये हमें मिल गया है। अब इस पर हमें 20% का लाभ निकालना है, तो 800 इंटू 120 करना है, क्योंकि 20% का लाभ 100 पर होगा, बटे 100 कर देना है। विंदी से एक 0 से 0 यहाँ कट जाएगा, एक 0 यहाँ काट दीजिए। अब 12 और 8 का गुणा कर लीजिए, यानी कि 80 और 12 का, तो 12 8 96 होता है, एक 0 बचा है हमारे पास। 960 जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। कहाँ दिया गया है, हमें बी ऑप्शन में दिया गया है, तो 960 बी बिल्कुल सही जवाब होगा। फिर से देख लीजिए, अच्छी तरीके से समझ लीजिए स्टूडेंट, इस तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाया तो इस तरीके से आप निकाल पाएंगे। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल भी नहीं कह सकते हैं, मीडियम लेवल का है, सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने पढ़ाई की है तो अच्छी तरीके से। आगे चलिए, क्वेश्चन देखिए, वार है किस तरीके से है। क्लास लंबी हो रही है, लेकिन साथियों हम आपको सभी क्वेश्चन से दिखा रहे हैं। क्लास बेशक लंबी हो गई, लेकिन सभी क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके भी दिखा रहे हैं। एक क्वेश्चन इस तरीके से आया था, टाइम एंड वर्क का है ये स्टूडेंट। देखिए, ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी उसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर 4 दिन में एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना भाग शेष बचेगा। 4 दिन ही काम किया है उन दोनों ने, तो निकालिए। सबसे पहले देखते हैं ए, अगर निकाल सकते हैं तो आंसर कमेंट करिए, जब तक मैं सॉल्व करवा रहा हूँ उससे पहले कमेंट कर दीजिए। ए करता है 12 दिन में, वहीं देखिए बी करता है कितने दिनों में, 18 दिन में। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें करना है ये, यहाँ पर हमें इन दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम 12 और 18 का एलसीएम जो हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36। अब प्लेस वैल्यू निकालिए, 12 में 36 में 12 के भाग दीजिए, तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। इसकी कार्यक्षमता आ जाएगी स्टूडेंट यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर 18 का भाग 36 में दीजिए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कार्यक्षमता इनकी आ गई, इनको जोड़ देंगे स्टूडेंट। एक दिन की इनकी कार्यक्षमता कितनी हो जाएगी, 3 और प्लस 2 करेंगे तो 5 हो जाएगी। अब इसने क्या कहा है, उन दोनों ने सिर्फ 4 दिन कार्य किया है, इनकी कार्यक्षमता एक दिन की कितनी है, 5 है, तो 5 गुणा 4 कर देंगे, यानी कि 20 काम इन्होंने कर दिया होगा, 4 दिन में कर दिया होगा। क्यों नहीं कर दिया होगा, बिल्कुल कर दिया होगा। अब हमें पूछा है इसने शेष भाग कितना बचा है, तो पूरा काम कितना था, 36 था, ये पूरा काम है। तो यहाँ पर हमें 36 में से 20 माइनस करना होगा, 20 काम तो हो गया है, बचा कितना, 16 बचा है। तो इसने अब भाग पूछा है, तो 16 काम तो हो गया। तो यहाँ पर देखिए कितना, 16 काम इन्होंने कर दिया है, 16 काम कर दिया है, कितने में से, 36 में से। तो 36 नीचे आएगा, भाग लगाइए, यहाँ पर 4 बार जाएगा, यहाँ कितने बार जाएगा, 9 बार। तो कितना आ जाएगा, 4/9 भाग शेष होगा। कहाँ दिया गया है, ए ऑप्शन में दिया गया है, तो ए यहाँ पर बिल्कुल हमारा राइट आंसर होगा, 4/9 इसका आंसर आएगा। इस तरीके से निकाल लीजिएगा। देखिए, अगर आपने नहीं निकाल पाया है तो दोबारा से समझ लीजिए रिवाइज करके। आगे चलिए, क्वेश्चन देखते हैं 13, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, वह एक खंबे को पार करने में कितना समय लेगी, सेकंड में बताइए। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर देखिए मीटर दिया है, मीटर और आपको किलोमीटर देखना है, और 4 किलोमीटर में दी है, तो इसे भी स्टूडेंट हमें किलोमीटर, जो चाल है जो किलोमीटर में दी गई है, इसको भी हमें मीटर में लाना होगा। तो मीटर में लाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 54 × 5/18 का इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ 3 बार जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 का 5 में गुणा करेंगे, 15 आ जाएगा। 15 मीटर पर सेकंड जो है इसकी चाल आ जाएगी। मीटर पर सेकंड में ये हो गया। अब हमसे पूछा है, यहाँ पर हमने मीटर पर सेकंड 15 निकाल लिया है। अब हमसे इसने पूछा है समय, तो समय निकालने के लिए समय का सूत्र आपको पता होगा, समय जिसे हम एस से प्रदर्शित कर देंगे, टाइम से टी से कर देंगे। तो समय निकालने के लिए डी, दूरी बटे हमें चाल चाहिए यहाँ पर, यानी कि स्पीड चाहिए एस, टी बराबर D/S। ये सूत्र आपको याद रखना होगा, पता होना चाहिए, आपको पता होगा अगर आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं तो निकाल लीजिए। दूरी कितनी दी गई है हमें, 180 दी गई है,
और चाल हमने निकाली है 15। यहाँ पर मल्टीप्लाई भाग दीजिए इसका, 15 दूनी 30 हो गया। उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास बचा है कितना, 3, और 15 दूनी सॉरी नहीं 15 एकम 15 एक बार जाएगा, यहाँ पर 3 बचा है और 15 दूनी 30, यानी कि 12 सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। कितना होगा, 12 सेकंड। 12 सेकंड बिल्कुल सही जवाब होगा। आप देख लीजिए, यहाँ पर सूत्र लगाना होगा आपको, स्पीड बराबर टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये सूत्र लगाकर आप निकाल पाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, 5000 की राशि पर 14 है, हाँ, 5000 की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालिए। CI और SI का डिफरेंस निकालना है, जल्दी से निकालिए और बताइए। तो CI और SI का जो डिफरेंस निकालना है उसके लिए एक सूत्र आपको याद होना चाहिए, याद होगा ही अगर आप यहाँ पर एग्जाम दिया है, नहीं याद होगा तो स्टूडेंट अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो CI और SI का डिफरेंस बराबर हमें एक सूत्र यहाँ पर पता होना चाहिए, जो होता है P इंटू R अपॉन 100 का वर्ग। ये सूत्र आपको पता होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। P की जगह पर हमें 5000 रखना है, इंटू अंदर रखना है 10/100 का वर्ग करना है। यहाँ पर 0 से 0 काट देंगे तो 1/, यहाँ पर 10 आ जाएगा। यहाँ पर अगर इसे बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5000 इंटू ऊपर बन ही आएगा, नीचे 100 हो जाएगा क्योंकि वर्ग हो जाएगा 10 का। तो यहाँ पर 2 0 हम यहाँ काट देंगे, बचेगा हमारे पास 50 और 50 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। 50 रुपीज़ जो है हो जाएगा, इसका अंतर आ जाएगा। डायरेक्ट आप इस सूत्र से निकाल सकते हैं। ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा, ए बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके से मैथ में क्वेश्चन आया है LCM HCF का। 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि LCM 120 दिया गया है, महत्तम समापवर्तक HCF जो है 10 दिया गया है। यदि इनमें से एक संख्या 30 यानी 30 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो दूसरी संख्या हमें सूत्र पता होना चाहिए। पहली संख्या, यहाँ पर हम थोड़ा सा इसे शॉर्ट में लेंगे, फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड, यानी दूसरी संख्या बराबर होता है सूत्र LCM इंटू HCF। ये यहाँ पर सूत्र आपको लगाना होगा, पता होगा आपको। पहली संख्या हमें यहाँ पर दी गई है, पहली दी गई है, 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तन है। एक संख्या हमें दी गई है तो यहाँ पर 30 कर लीजिए। दूसरी नहीं दी गई है, ऐसा ही रखिए यहाँ पर, इंटू LCM इक्वल टू LCM हमें दिया गया है कितना, 120 है। HCF जो है हमें दिया गया है कितना, 10 दिया गया है। इसको यहीं रखिए और इस 30 को यहाँ ले आइए, इस तरीके से इसके बटे में 30 कर दीजिए यहाँ पर, क्योंकि ये गुणा में है, उधर जाएगा भाग में हो जाएगा। यहाँ बिंदी से बिंदी काटिए, 3 से काटिए, 4 बार जाएगा। यहाँ पर कितना हो गया, 40। कितना आ गया, 40 हमारा राइट आंसर आएगा। ए बिल्कुल सही जवाब होगा। 15 का कितना आ जाएगा, 40 आपको इस तरीके से निकाल पाएंगे। ए बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। अब यहाँ से स्टूडेंट हमारे जीके जीएस के क्वेश्चंस और करंट अफेयर शुरू हो गई है। करंट अफेयर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं देखिए। शीतकालीन ओलंपिक खेलों 2026 की यहाँ पर करंट अफेयर पूछी गई है। शीतकालीन ओलंपिक खेलों 2026 विंटर ओलंपिक्स का आयोजन किस देश में हुआ है। विंटर ओलंपिक्स का जो आयोजन हुआ था 2026 में किस देश में हुआ था। तो विंटर ओलंपिक्स का जो आयोजन हुआ था ये आपका फ्रांस में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, जल्दी से बताएंगे, राइट आंसर बताएंगे। फ्रांस नहीं होगा, जल्दी से बताएंगे सही जवाब क्या होगा। इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था, इटली में हुआ था। 2026 शीतकालीन ओलंपिक 26 फरवरी से 22 फरवरी 2026 तक इटली के मिलान और कार्टनिया की डैम्पेजो शहरों में आयोजित किए गए। यह चौथा अवसर था जब इटली ने ओलंपिक खेलों की मेजबानी की थी। चौथी बार जो है इटली ने इन खेलों की मेजबानी की थी। तो यहाँ पर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से। 2026 में आयोजित होने वाले 23वें फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप 2026 की संयुक्त मेजबानी किन देशों के द्वारा की जा रही है। 2026 में आयोजित होने वाले हैं तो इसकी मेजबानी जो है अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं। फीफा विश्व कप 2026 इतिहास का पहला टूर्नामेंट है जिसे 3 देश अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको संयुक्त रूप से होस्ट कर रहे हैं। और इस बार विश्व कप में कुल 48 टीमें हिस्सा लेने वाली हैं। कितनी लेने वाली हैं, 48 टीमें इसमें जो है हिस्सा लेने वाली हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इस तरीके से। वर्ष 2026 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के पास है। 2026 में जो G20 शिखर सम्मेलन होने वाला है तो इसकी अध्यक्षता जो स्टूडेंट रहने वाली है ये आपकी ब्राज़ील के पास है।
इसकी अध्यक्षता के लिए स्टूडेंट यहाँ पर जो है एक ऑप्शन की मिसिंग हुई है। इसकी अध्यक्षता जो है स्टूडेंट संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है। किसके पास है? अमेरिका के पास है। यहाँ पर बी ऑप्शन लिख लीजिए, अमेरिका। बी ऑप्शन यहाँ पर मिसिंग है, टाइपिंग मिस्टेक है। 2026 के लिए G20 समूह की वार्षिक अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका यूएसए के पास है। शिखर सम्मेलन का आयोजन फ्लोरिडा स्थित मियामी शहर में तय किया गया है। फ्लोरिडा में स्थित मियामी शहर है, वहाँ पर इसको तय किया गया है, इस शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है। आगे देखिए, इसरो द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों को पहली बार अंतरिक्ष में भेजने के उद्देश्य से तैयार गगनयान मानव युक्त मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है? मुख्य लक्ष्य जो है इसका क्या है? तो इसका मुख्य लक्ष्य जल्दी से बताएंगे क्या है। इसका मुख्य लक्ष्य जो है स्टूडेंट क्या रहने वाला है? इसका भारत का गगनयान का मिशन को देश का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम उड़ान है, जिसका उद्देश्य 3 सदस्यीय दल को 400 किलोमीटर की निचली कक्षा में भेजना है। इस मिशन के तहत क्रू मॉड्यूल की सुरक्षा, वापसी और लैंडिंग की तकनीकी परीक्षण किया गया है। तो यहाँ पर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? 3 सदस्यीय दलों को 400 किमी की निचली कक्षा में भेजना है। यहाँ पर ये बिल्कुल सही जवाब होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर मिसिंग है, थोड़ा सा स्टूडेंट यहाँ पर टाइपिंग एरर आया है, इस वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन क्या उद्देश्य है? मुख्य उद्देश्य जिसका है 3 सदस्यीय दल को 400 किमी की निचली कक्षा में भेजना, इसका उद्देश्य है। आगे चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से स्टूडेंट। यहाँ पर नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में कौन सा राज्य शीर्ष प्रदर्शनकर्ताओं में शामिल है? कौन सा राज्य जो है शीर्ष प्रदर्शनकर्ताओं में शामिल है? कौन सा राज्य है? तो इसमें से जो राइट आंसर होगा जल्दी से बताएंगे कौन सा राज्य है। केरल राज्य है। कौन सा है? शीर्ष पर केरल पर है। नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण मानकों के बेहतर कार्यान्वयन के कारण दक्षिण भारतीय राज्य केरल लगातार शीर्ष बनाए हुए है, शीर्ष स्थान। यह सूचना राज्यों के समग्र विकास को मापता है। बी बिल्कुल राइट होगा। आगे देखिए क्वेश्चन, जल्दी से आंसर बताएंगे। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पौधे सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? साइंस के क्वेश्चन इस तरीके से आए थे स्टूडेंट, जिसका आंसर आप बताएंगे जल्दी से। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पौधे सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे जो हैं सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। आगे देखिए, मानव शरीर में रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो रक्त का थक्का बनने में मानव शरीर में जो है विटामिन के जो है सहायक होता है। कौन सा होता है? विटामिन के। सी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए, न्यूटन के गति के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? तो न्यूटन के गति के स्टूडेंट प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। गति के प्रथम नियम के अनुसार कोई वस्तु अपनी भ्रमावस्था या गति अवस्था में तब तक परिवर्तित नहीं करती जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यही प्रकृति वस्तु का जड़त्व कहलाती है। तो ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखिए, अम्ल वर्षा मुख्य रूप से किन गैसों के वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण होती है? जो अम्लीय वर्षा होती है। तो अम्लीय वर्षा जो होती है ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के प्रदूषण के कारण से होती है। कारखानों में वाहनों से निकलने वाली SO2 और NO2 गैसें वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प के साथ प्रतिक्रिया करके सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। वर्षा जल के साथ मिलकर ये अम्ल वर्षा के रूप में गिरते हैं। अम्ल वर्षा के रूप में ये गिरते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट, क्लास थोड़ी सी लंबी है लेकिन सभी क्वेश्चंस को हम डिटेल में यहाँ पर समझ रहे हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? शुद्ध जल का जो pH मान होता है वो स्टूडेंट यहाँ पर 7.4 होता है। 0.4 लिख लीजिए। 7.4 जो है शुद्ध जल का pH मान होता है। पैमाने पर 7 मान उदासीन स्थिति को दर्शाता है। शुद्ध जल का pH मान 7 से कम pH मान अम्लीय और 7 से अधिक pH मान क्षारीय प्रकृति संकेत देता है। 7.4 लगभग माना जाता है, यही करेक्ट आंसर होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26। विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? विद्युत धारा की जो SI इकाई है आप सभी को पता होगा, जल्दी से आंसर बताएंगे। सिंपल क्वेश्चन है। एम्पियर जो है विद्युत धारा की SI इकाई होती है। नेक्स्ट देखिए, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? साइंस में ये क्वेश्चन मैंने कराया था। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। कोशिका का पावर हाउस जो है स्टूडेंट माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है।
अगला देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? अवतल दर्पण का जो उपयोग है निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? तो अवतल दर्पण का जो प्रयोग किया जाता है ये सेविंग मिरर और टॉर्च के रिफ्लेक्टर में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है और निकट स्थित वस्तुओं का बड़ा व सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इसीलिए डॉक्टरों और सेविंग मिरर के रूप में इसका व्यापक उपयोग होता है। डॉक्टर भी इसका उपयोग करते हैं क्योंकि ये चीज़ों को बड़ा दिखाई देता है इसे देखने पर। आगे देखिए, मनुष्य के हृदय में कुल कितने कोष्ठक होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में कुल कोष्ठकों की जो संख्या होती है 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। मानव हृदय में कोष्ठकों में विभाजित होता है जिसमें 2 अलिंद और 2 निलय शामिल हैं। यह संरचना ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त को आपस में मिलने से रोकती है। यानी कि एक ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड होता है और एक बिना ऑक्सीजन का होता है, उन्हें दोनों को आपस में मिलने से रोकते हैं। ये कोष्ठक इसलिए बने होते हैं। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से। आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? आवर्त सारणी में आधुनिक नियम का जो प्रतिपादन किया था स्टूडेंट है, ये आपका हेनरी मोजले ने किया था। किसने किया था? हेनरी मोजले ने 1913 में किया था। कब? 1913 में दर्शाया गया तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं, इसके आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई थी। 1913 याद रखेंगे। 1913। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समता का अधिकार प्रदान करता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद है? तो याद रखेंगे अनुच्छेद स्टूडेंट आपको यहाँ पर अनुच्छेद 14 है। कौन सा है? आर्टिकल 14 में यह बात कही गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 है। यह सुनिश्चित करता है राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यह मौलिक अधिकारों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मौलिक अधिकारों का यह एक हिस्सा है। आगे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी स्टूडेंट 1942 में हुई थी। 1942 में हुई थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में 8 अगस्त 1942 को बम्बई गोवालिया टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया गया था। इसी दौरान गांधी जी ने करो या मरो का प्रसिद्ध नारा भी दिया था। कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का। आगे देखिए, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो स्टूडेंट इसमें नील नदी जो है सबसे आगे है। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। अफ्रीका महाद्वीप से स्थित विश्व की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। यह विक्टोरिया झील से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में ये गिरती है। लंबाई कितनी है? 6650 किलोमीटर की लंबाई है। आगे देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? मैंने कराया था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के असम राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? और ये किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गेंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वर्ल्ड फेमस है एक सींग वाले गेंडे के लिए। आगे देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आरबीआई का मुख्यालय जो है मुंबई में है। आरबीआई का मुख्यालय 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। कब? 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी स्टूडेंट। और इसका केंद्रीय कार्यालय 1937 में कोलकाता से स्थानांतरित होकर मुंबई आया था। 1937 में इसका कार्यालय 1937 से पहले यहाँ पर कहीं और था, कोलकाता में था। उसके बाद मुंबई में आ गया 1937 में। आगे देखिए, प्रसिद्ध भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो प्रसिद्ध भाखड़ा नागल बांध जो है यह आपका सतलुज नदी पर है। कहाँ पर है? सतलुज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नागल बांध हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर सतलुज नदी पर बना भारत का एक प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बांध है। इससे बनी झील का नाम गोविंद सागर झील है। इसके द्वारा जो झील बनी है उसका नाम गोविंद सागर झील है। ये भी याद रखेंगे। आगे देखिए, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है। गीत गोविंद के रचयिता जो हैं जयदेव हैं। 12वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संस्कृत कवि जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की थी। इस काव्य ग्रंथ में भगवान कृष्ण और राधा कृष्ण के प्रेम के बारे में बताया गया है। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह नगर लोथल वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? हड़प्पा सभ्यता का एक प्रसिद्ध बंदरगाह था, नगर लोथल था, जो कहाँ पर है? अब इस मौजूदा हालत में कौन से राज्य में स्थित है? कहाँ पर है? कौन सी राज्य में स्थित है? तो मौजूदा में स्टूडेंट ये गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात राज्य में स्थित है।
आगे देखिए, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, इंपॉर्टेंट है। भारत में हरित क्रांति का जो जनक है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। क्यों माना जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने उच्च उपज वाले बीज देने का, गेहूं चावल बीजों का बढ़ावा देकर खाद्यान्न उत्पादन में क्रांति ला दी थी, यानी कि अधिक उत्पादन वाले बीज इन्होंने दिए थे, खोज की थी। तो यहाँ पर बी आप बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी समुद्री तटरेखा है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, होमवर्क के लिए आपको दिया गया है। और टॉप 50 क्वेश्चंस में से आपका स्कोर क्या आया, कितने क्वेश्चंस आप इसमें सही कर पाते हैं? अगर इस तरह का एग्जाम आपका आ जाता है तो कितने क्वेश्चंस को आप यहाँ पर करेक्ट कर पाएंगे, कमेंट करके जरूर बताना साथियों। वीडियो अच्छी लगी, क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें, ताकि आगे आने वाली शिफ्टों का एनालिसिस आपको आसानी से देखने को मिल सके। सभी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इसमें कवर कराए हैं। आपका एग्जाम कौन सी डेट को है स्टूडेंट, कमेंट करके जरूर बताना। किस शहर में आपका सेंटर गया है, कमेंट करके जरूर बताना। और आगे आने वाली क्लासेज को देखना बिल्कुल मत भूलना। और रेलवे ग्रुप डी की पिछली क्लासेज के एनालिसिस को भी जरूर देखें। रेलवे ग्रुप डी के नाम से पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, जहां पर इंपॉर्टेंट क्लासेज भी आपको मिलेंगी, करंट अफेयर, साइंस की और जीके जीएस की इंपॉर्टेंट क्लासेज के साथ साथ आपको एनालिसिस जो पिछले हुआ है, पिछली शिफ्टों का एनालिसिस हुआ है, उसको भी जाकर जरूर देखें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।